Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. टक्कर में आज आमने सामने होंगे कांग्रेस और बीजेपी के दो दिग्गज नेता। पिछले 4 सालों में मोदी सरकार की क्या उपलब्धि रही, क्या नाकामी रही, क्या मोदी मैजिक अब भी लोगों के सिर चढ़ के बोल रहा है, एक ओपिनियन पोल भी हम आपको दिखाएंगे, या फिर ये तिलिस्म अब टूटने लगा है, या ये कहें कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर अब उभर के देश की पसंद बन जाएंगे। तो वहीं बीजेपी नारा दे रही है कि 2019 में एक बार फिर आएगी मोदी सरकार, साफ नियत और सही विकास के जरिए आएगी, जबकि कांग्रेस इसे विश्वासघात बता रही है। आज हर मोर्चे पर होगी सीधी टक्कर। मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या 48 साल के बराबर है? 48 महीने का काम। आज की टक्कर इसी पर और आमने सामने पात्रा बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस की ओर से रागिनी नायक राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की और जनता की नुमाइंदगी करेंगे रामकृपाल सिंह, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में देश की सियासत ने ऐसी करवट बदली कि केंद्र में 30 साल बाद पूर्ण बहुमत वाली मोदी सरकार बनी। अच्छे दिनों के वादे के साथ जो सबसे बड़ा नारा था वो था अब की बार मोदी सरकार। इन 4 सालों में मोदी सरकार का कड़ा इम्तिहान भी हुआ, लेकिन ज्यादातर मौकों पर ये सरकार खरी उतरी। मोदी सरकार का सबसे कड़ा फैसला रहा नोटबंदी का, जब आधी रात के बाद 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए गए। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। इसके बाद एक बड़े और कड़े फैसले होते गए। पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की गई, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, तो देश की आर्थिक तस्वीर बदलने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को लागू किया गया। वहीं सियासत में मोदी का जादू सबके सर चढ़कर बोला। एक के बाद एक 20 राज्यों में कमल खिल गया। आशाओं ने दीपक जलाए, सच्चे कदमों ने रास्ता बना, तभी तो आ रही है मंजिल पास, साफ नियत सही विकास, देश का बढ़ता जाता। अब इसी 4 साल को बीजेपी साफ नियत सही विकास का नाम दे रही है और एक वीडियो भी जारी किया है। बीजेपी ने वीडियो में कहा है कि 2019 में एक बार फिर मोदी सरकार। सही विकास 2019 में फिर एक बार मोदी सरकार। देखिए, माहौल तो नरेंद्र मोदी के लिए बना हुआ है भैया। आप चुनाव आने दो, चुनाव का नगाड़ा बजने दो। जनता एक तरफा नरेंद्र मोदी के साथ जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाली है। और 19 के चुनाव में आप अभी से मैं रिपीट करना चाहता हूं, इससे भी बड़े बहुमत के साथ एनडीए की सरकार श्री मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। सरकार अपने 4 साल पूरे होने पर जश्न मना रही हो, लेकिन विपक्ष की नजर में मोदी सरकार ने पिछले इस दौरान सिर्फ जुमलेबाजी की और देश की जनता के साथ। अब जब चुनाव में साल भर का वक्त बचा हो, ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या अब भी 2014 की तरह मोदी मैजिक लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है? क्या पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मजबूत विकल्प हो सकते हैं? क्या 2019 में भी मोदी सरकार एक बार फिर जनता के भरोसे को जीत पाएगी?
आज ऐसे ही मुद्दों पर होगी जोरदार और जबरदस्त टक्कर, जिसमें आमने सामने होंगे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस की ओर से कमान संभालेंगी रागिनी नायक। इस दौरान बात होगी मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड की। क्या मोदी सरकार ने 48 महीनों में 48 साल के बराबर काम किया है? और टक्कर को हमने 4 राउंड में बांटा है, राउंड नंबर 1, 2, 3 और 4। और पहला राउंड है बड़े और कड़े फैसले मोदी सरकार के। मैं सीधा रुख करता हूं संबित पात्रा और रागिनी नायक। रामकृपाल सिंह, आपका पहला सवाल रागिनी नायक आपसे। मोदी सरकार कह रही है कि 48 महीने वर्सेस 48 साल है गांधी परिवार, बताइए। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आप 48 महीने की बात करते हैं। मुझे लगता है मोदी जी के 48 महीने का कुशासन केवल 2 पंक्तियों में आप पूरा का पूरा सार निचोड़ प्रस्तुत कर सकते हैं, और वो ये है कि जुमलों में शेर, हकीकत में ढेर। आज जनता त्राहिमाम करते हुए कह रही है कि कमल का फूल हमारी भूल है। देखिए, बहुत ही अटूट विश्वास के साथ 282 कमल के फूल खिलवाए थे, और 4 सालों में मिली केवल बात ही बात, जनता के साथ हुआ विश्वासघात। करे और बड़े फैसले नहीं लिए? मैं बताती हूं आपको, कुछ फैसले में बताना चाहता हूं आपको। मुझे सारे फैसले याद हैं, नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, क्या ये करे और बड़े फैसले नहीं थे? जीएसटी की जो मार है अर्थव्यवस्था पे, उसने तो कमर तोड़ दी है। 150 लोग तो लाइन में खड़े खड़े मर गए। मोदी जी ने कहा था कि इससे काला धन जो है वो पकड़ा जाएगा, फेक करेंसी पकड़ी जाएगी। तो 15 लाख करोड़ में से 41 करोड़ की फेक करेंसी केवल पकड़ी गई। 99.9% धन वापस आ गया बैंक में। तो कौन सा धन था, उसका फायदा क्या हुआ? बिल्कुल बोलने दूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि 2% जो हमारी ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगी, और ये हुआ। तो आप अगर इसे बड़ा फैसला कहते हैं, जब कम होती है, मोदी जी ने बड़ा बताया, लेकिन कड़ा जनता के लिए हो गया। ऊंची दुकान, फीके पकवान। इसीलिए जनता आज पूछ रही है कि महंगाई के मार के लिए वोट दें दोबारा, 85 रुपए पेट्रोल खरीदने के लिए वोट दें दोबारा, महिलाओं के दुराचार के लिए दें, किसानों के लिए, दलितों पर अत्याचार के लिए दें, या फिर चीन जो लाल आंखें दिखा रहा है उसके लिए दें। कमाल की बात कर रहे हैं। ज्यादा मेहमान भी नहीं है, तो कांग्रेस और बीजेपी अधिकतर समय लेंगी, रामकृपाल सिंह भी 30% के कम ही समय लेंगे। मैं और रामकृपाल सिंह मिला लें दोनों। मैं संबित पात्रा आपका रुख करता हूं, बहुत दो टूक सवाल पूछता हूं। आखिरकार आप इसको 48 महीने वर्सेस 48 साल क्यों बना रहे हैं? आपकी मानसिकता क्या है इसके पीछे? देखिए, सवाल बहुत सीधा है। देखिए अमीश भाई, आपका बिजनेस चैनल है और देश का जाना माना बिजनेस चैनल है। तमाम लोग इसको देखकर इसमें से एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, इसलिए मैं रेटोरिक्स पे नहीं, आंकड़ों पे बात करूंगा। मैं रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। यह है कि किस प्रकार हमारी नीयत और हमारा जो काम रहा है 4 साल का, उसको आपके सामने रखूंगा। सही नीयत, साफ विकास, ये आपका नारा है। साफ नीयत और सही विकास, ये हमारा नारा है। रागिनी जी, मुझे लगता है हम आराम से बात करें, आपके समय में आप और मेरे समय में मैं। देखिए, जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, आपको जानकर खुशी होगी कि आज पूरे विश्व में जो पहले भारतवर्ष था 2014 तक, वो कंट्रीब्यूट करता था 2.43% जीडीपी का। आज भारतवर्ष कंट्रीब्यूट करता है 3.08% ग्लोबल जीडीपी का। आज भारत की इकोनॉमी 7.4% से आगे बढ़ रही है। इंडियन फॉरेक्स रिजर्व आज 418.94 बिलियन से US$ की बिलियन से आगे बढ़ा हुआ है। एफडीआई जो जंप करता है वो रिकॉर्ड जंप करता है 36.5 बिलियन US$ 2013-14 में, और आज 60.08 US$ 2016-17 में ये रिकॉर्ड ब्रेक करता है। आपको आंकड़े देखिए रजनी जी, रागिनी जी रजनी निकल गया तो माफ कर दीजिए और नाम पे मत लड़िए। रागिनी जी, मुझे लगता है हम अपने समय पे बात करें। आपको आंकड़े रखने का मौका मिला। मैं देता हूं। अच्छा, ये मैंने नहीं पूछा 48 महीने वर्सेस 48 साल की मानसिकता क्या, उस सवाल का जवाब मेरे को दे दीजिए आप। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जी। विगत 60 वर्षों में, 48 सालों की बात नहीं कर रहा हूं, विगत 60 वर्षों में भारतवर्ष में 6.5 करोड़ टॉयलेट बने और मात्र 48 महीने में 7.25 करोड़ टॉयलेट बने। ऐसे ही मैं सड़कों का भी, रेलवे की पटरी का भी आपको अभी पूरा कंपैरेटिव डाटा दूंगा। अब मैं आपको कंप्लीट कर देता हूं। 30 सेकंड। ये लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, ये लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। आप 30 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करिए।
मैं आपको ऐसे क्विकली देखिए, जहां तक इन्फ्लेशन का विषय है, इन्फ्लेशन कहां पर था 2014 के अप्रैल में, क्योंकि महंगाई की बात की गई 8.48%। पेट्रोल आपको मार रहा है, मैं इन्फ्लेशन पेट्रोल पब्लिक को मार रहा है सर, 85 रुपए लीटर है पेट्रोल। जवाब दूंगा, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। आपने महंगाई की बात करी, महंगाई अगला राउंड है मेरा, महंगाई मेरा अगला राउंड है। अभी ये है कड़े और बड़े फैसले, बिल्कुल कड़े और बड़े फैसले। ठीक है, हो गया सर, हो गया। आप चूंकि कड़े और बड़े आपने ये डिबेट तो उसी में थी, पहला राउंड तो उसी में था। 10 सेकंड में आप अगली बारी बोल लीजिएगा, 10 सेकंड आप अगली बारी बोल लीजिएगा सर। एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूं, कड़े और बड़े फैसले। ठीक है, मैं आप मौका दूंगा, कड़े और बड़े फैसले में सिर्फ 10 सेकंड। देखिए, सबसे बड़ी बात जो कल के अखबार में छपी है, आज 24 तारीख है, कल के अखबार में छपी है। आगे बोलने का मौका मिलेगा आपको। आई प्रॉमिस सर, मैं आपको मौका दूंगा, आई प्रॉमिस। ओके रागिनी, अब आपका टाइम है। मैं देखिए, पात्रा जी ने बहुत लंबा प्रवचन दिया, ये नहीं बताया कि मेक इन इंडिया का जो शेयर है वो किस तरीके से सुस्त पड़ा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो 8% की रेट पर चलता था, आज केवल 4.5% पर है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो है, ये जो बैंकिंग घोटाले हो गए इतने, 63 साल में सबसे नीचे पहुंची हुई है। ये याद रखिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो अब सीज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है देश में। दुनिया में 147वें रैंक पे, 42 रैंक का गिनवाते रहिएगा। और आप ये मान लीजिए कि पेट्रोल शासन से तो ऊपर ही गया, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ये, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। पेट्रोल डीजल की कीमत को एक्साइज ड्यूटी 11 बार ना बढ़ाते तो कंट्रोल करके रख बिल्कुल सकते आपका थे। सवाल वाजिब है। उसके ऊपर पेट्रोल पर आगे हम बात करेंगे। अच्छा, रागिनी की जेब काटेंगे मेरा सवाल, और फिर कहेंगे कि चिंता है और फार्मूला ढूंढेंगे। अच्छा, एक सवाल, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार ने कड़े और बड़े फैसले नहीं लिए? क्योंकि विपक्ष भी ये बात तो मानता है कि हाँ, नरेंद्र मोदी ने वो कड़े फैसले जरूर लिए, लेकिन वो जनता के लिए कड़े थे, जैसे नोटबंदी, जीएसटी। क्या आप मानते हैं कि ये इस सरकार ने थोड़ी डेयरिंग दिखाई है? क्योंकि जीएसटी को, जिसको 10 साल से 15 साल से ठंडे बिस्तर में रखा हुआ था, उसको लागू करना एक बड़ा प्रयास था। देश की अर्थव्यवस्था की वो हालत हो गई कि उसे खिचड़ी खिलानी पड़ रही है। खिचड़ी याद है ना आपको? और लोगों की हालत ये हो गई कि पकौड़े और पान पर आ गई है इस देश की इकोनॉमी। और ये जो खिचड़ी से मुझे एक शब्द याद आ रहा है, 15 सेकंड और नौकरी और रोजगार देने के नाम पे पकौड़े और पान और अर्थव्यवस्था को खिचड़ी खिलानी पड़ रही है, वो हालत हो गई अर्थव्यवस्था। फिलहाल खिचड़ी कर्नाटक में थोड़ी दिख रही है, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन रामकृपाल सिंह, जब हम मोदी सरकार को 4 साल के लिए आंकते हैं, तो रामकृपाल सिंह की रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है? नहीं, चूंकि पहला सेगमेंट आपका यह है कि 40 कड़े और बड़े फैसले, 48 महीने बनाम 48 साल, उस पर मैं अगर आप कहें तो उस पर बिल्कुल आप बोलिए। देखिए, मैं हर सेगमेंट में कुछ ऐसा नहीं है कि अलग अलग हैं, सब मिले जुले हैं। मैं मोटे तौर पर मोदी जी के 4 साल को 3 हिस्सों में वो कहना चाहूँगा, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। ये 3 मोटे तौर पर 3 वो होते हैं। अगर तीनों को आप अलग अलग ढंग से देखिए तो आर्थिक मोर्चे पर हालांकि एक डिमोनेटाइजेशन को छोड़ करके बाकी जो भी रहा है, जो नीतियां हैं, वो यूपीए का ही एक्सटेंशन है, उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। ये अलग बात है कि हाँ, एग्जैक्टली उसी में आ रहा हूँ कि बात, देखिए बात वही है कि यूपीए एक अच्छी आर्किटेक्ट थी, उसने बहुत अच्छा नक्शा बनाया, लेकिन वो नक्शा रह गया, जमीन पर इमारत नहीं बनी। मोदी जी ने उसको फास्ट किया है, जमीन पे इमारत बन रही है। यही विरोध करते रहे। नहीं, एक मिनट, जो जेटली नॉमिक्स और मोदी नॉमिक्स के आज रागिनी जी, वही विपक्ष में स्टॉल कर विरोध करते रहते थे। रागिनी जी, मैं कोalition गवर्नमेंट चलानी थी, इनके पास तो बहुमत है। रागिनी जी, मैं अपनी बात कह लूं, मैं किसी के पक्ष से नहीं बोल रहा हूं। रही बात ये 48 महीने 48 साल, देखिए चंद्रशेखर जी बहुत थोड़े दिनों के रहे थे, उन्होंने भी यही नारा दिया था। अगर आपको याद होगा कि इतने महीने वर्सेस इतने साल, तो ये देखिए पॉलिटिकल नारे देना सबका वो फर्ज है। जैसा रागिनी जी ने कहा, कई नारे यूपीए भी, कई नारे कांग्रेस भी तैयार कर रही है, वो अलग बात है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा कि आर्थिक मोर्चे पर मैं बहुत ज़्यादा मार्क दूंगा, 90% मार्क दूंगा। सामाजिक मोर्चे पर मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि कोई सफलता रही है। वो इसलिए कि नेतृत्व का मोदी जी की वो कमी नहीं रही है। जिनके सहारे आप पार्टी में आए हुए हैं, जो नीचे लेवल पर हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो पकड़ होनी चाहिए थी नहीं रही, माफ कीजिएगा। और पॉलिटिकल फ्रंट पर मैं ये मानता हूं कि बहुत सारा अच्छा काम हुआ, लेकिन कुछ ऐसे ब्लंडर हुए हैं
जिससे बीजेपी अपनी इमेज को बचाने के लिए मैं ये दौर कड़े और बड़े फैसले का है। संबित पात्रा, एक क्योंकि मैं नोटबंदी पर आ रहा हूं। जब इस देश में नोटबंदी लागू हुई, एक हाहाकार मची, विपक्ष ने हाहाकार मचाई, कई एक्सपर्ट्स ने हाहाकार मचाई और ये कहा गया कि ये मोदी सरकार का दी एंड है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब ये नोटबंदी 8 नवंबर को लागू हुई। उसके बाद हमने एक वो दौर देखा जब जीएसटी का दौर आया, तब कहा गया कि गुजरात का चुनाव आप हार जाएंगे और स्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, और अनुकूल नहीं भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीएसटी में कई खामियां थी जिसको बाद में दुरुस्त करा गया। क्या जब आप 4 साल के सफर को देखते हैं तो आप मानते हैं कि कुछ गलतियां रह गई, कुछ चूक रह गई? देखिए, इतने बड़े देश में अगर बदलाव लाना है और वाकई काले धन के खिलाफ लड़ना है तो आपने जैसे कहा कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो बिल्कुल फौलाद के सीने के साथ लेने पड़ेंगे। डिमोनेटाइजेशन के विषय में मेरे दोनों प्रतिद्वंदियों ने बताया है, मैं इनको प्रतिद्वंदी नहीं मानता हूं, जनता है ये, तो स्वाभाविक रूप से मैं इनके प्रतिद्वंदी ही मानते हैं। वो 2019 में आपको देखिए, इस प्रकार रेटोरिकल बैटल से नहीं होगा, आराम से सब अपनी बात रखें, एक मिनट का समय है। दोनों ने सवाल उठाए हैं, मुझे लगता है मेरा फर्ज है कि मैं इसका रिपोर्ट कार्ड दूं, क्योंकि आखिर आप रिपोर्ट कार्ड ही मांग रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन के कारण 50 लाख न्यू बैंक अकाउंट, और ये रिपोर्ट कार्ड फाइनेंस मिनिस्ट्री से मैं लेके आया हूं, क्योंकि मैं प्रवक्ता हूं, मैं उनसे आपके डिबेट में आने से पहले मांग के रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं, इसलिए आपके व्यूअर्स को फायदा होगा। 50 लाख न्यू बैंक अकाउंट उस समय खुले हैं। 29.17% इंक्रीज इन द न्यू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्स, 25% इंक्रीज इन द ई रिटर्न्स फाइल जो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में था और 17-18 में इतना बड़ा फर्क 25% का रहा। आपको जान के खुशी होगी कि मात्र 1 वर्ष में डिमोनेटाइजेशन के कारण 3 लाख पर कोई चूक भी रही है। सुनिए ना, 3 लाख शेल कंपनीज को बंद किया, जिसके कारण आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं जो कल के अखबार में छपा है। 21,000 कंपनीज ने मिलकर 83,000 करोड़ रुपीस डिपॉजिट किए हैं। पहले क्या होता था? पहले करोड़ों रुपए गांधी परिवार के जेब में जाता था, और आज खरबों रुपए जनता के जेब में जा रहा है, आपके जेब में जा रहा है। पहले इनके जेब में जाता था, ठीक है, ओके रागिनी, फिर आपके जेब में जा रहा है। ठीक है, ओके रागिनी, ये फर्क है। और डिमोनेटाइजेशन के बाद रागिनी जी, अब आप संबित पात्रा जी, आपको बोलने का मौका मिल गया तो अब आप मुझे नहीं बोलने देंगे। नहीं, ये थोड़ा सा परीक्षा हो, मैं जनता से पूछता हूं। ये मत करिए, नहीं, मैं जनता से पूछता हूं। अब आप उनका चांस दीजिए, आप ये बताइए, उनका चांस दीजिए, आप बोलिएगा, अपनी बात करिएगा। संबित जी, थोड़ा सा परीक्षा ले रहा था। नहीं, ठीक है, आप लीजिए परीक्षा। जनता आप दोनों की परीक्षा लेगी, जनता आप दोनों की परीक्षा लेगी। रागिनी का टर्न है। रागिनी, जब नोटबंदी को लागू किया गया, 2-3 बड़ी बातें बोली गई थी। पहली बात ये बोली गई थी कि जितना भी काला धन है वो पकड़ा जाएगा। जब 99% धन वापस आ गया बैंक में, तो कौन सा काला धन था? दूसरी बात ये बोली गई कि बहुत बड़ी फेक करेंसी है जो कि सर्कुलेशन है, उस फेक करेंसी को वापस लाया जाएगा। तो 15 लाख करोड़ में से केवल 41 करोड़ की फेक करेंसी पकड़ी गई। तीसरी बात ये बोली गई थी कि टेररिज्म फैली हुई है, और ये जो हमारा जैसे ही नोटबंदी होगी इससे बहुत ज्यादा आतंकी घटनाएं कम होंगी। मैं बताना चाहती हूँ, 2 साल के भीतर 53 बड़े आतंकी हमले और 23 बड़े नक्सली हमले हो गए, और नए नोट की किस तरीके की तादाद पाकिस्तान में भी दिख गई और हमें और पड़ोसी देशों में भी दिखी। और तीसरा जो था, डिजिटल इकोनॉमी बनाएंगे। ये सारी बड़ी बातें जो थी वो हवा हो गई। आज ये कुछ शेल कंपनी के नकली रिकॉर्ड लेकर ये जो आ गए हैं, आप ये बताइए ना कि अमित शाह के बेटे अचानक से उनका टर्नओवर कैसे 50,000 से 80 करोड़ पर जाता है? ये बता दीजिए ना, ये बता दीजिए। अमित शाह के शहजादे पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रोटेक्ट करने में लगी है। सारी ईडी, सारी की सारी एजेंसियां शांत बैठ जाती हैं, मोदी जी चुप हो जाते हैं। तो ये नोटबंदी कड़ा डिसीजन कहने के लिए है। अच्छा, कड़ी मार पड़ रही है जनता पे। ठीक है, मैं कुछ बड़े फैसले इस सरकार के बताता हूं। नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक और जीएसटी की तो बात हुई, 3 तलाक से आजादी, मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस, जनधन योजना और उज्ज्वला योजना, ये कुछ बड़े फैसले थी। लेकिन कड़े फैसले की अगर हम बात करें तो नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक और जीएसटी और 3 तलाक, ये 4 कड़े फैसले थे। मैं अब इस दौर में एक सर्वे दिखाना चाहता हूं जो कि एक इस देश के जाने माने अखबार ने करा है, और वो सर्वे क्या इशारा करता है वो बताना जरूरी है, क्योंकि जब हम आज 48 महीने पे खड़े हैं, क्या नरेंद्र मोदी का तिलिस्म कम हो रहा है, बढ़ रहा है? रिपोर्ट क्या कह रही है, आइए आपको हम दिखाते हैं।
पीएम मोदी की लोकप्रियता 4 साल में बढ़ी है, पहले से ज्यादा लोकप्रिय 47%, पहले जितने लोकप्रिय 23%, लोकप्रियता घटी है ऐसा 30% मानते हैं। राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर टक्कर दे पाएंगे, कोई मुकाबला नहीं है, 48% इस देश की जनता ये मानती है। टक्कर नहीं दे सकते 30% जनता ये मानती है, टक्कर दे सकते 22% ये जनता मानती है। एकजुट विपक्ष यानी जो विपक्षी एकता कर्नाटक में देखने को मिली, वो ब्लॉकबस्टर पिक्चर देखने को मिली, उसका नतीजा क्या होगा? नहीं हरा पाएगा 53%, विपक्ष एकजुट हो ही नहीं पाएगा ऐसा 24% इस देश के लोग मानते हैं। एकजुट विपक्ष हरा सकता है ये भी 23% मानते हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। उसके बाद अगला सवाल है 2019 में, ये बड़ा सवाल है, 2019 में मोदी फिर सरकार बनाएंगे और 62% जनता मानती है कि हां बना लेंगे सरकार। गठबंधन से बनाएंगे 23% और सरकार नहीं बना पाएंगे ये मात्र 15%। तो इन 4 सवालों के साथ मैं बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता के बात चलूंगा। लेकिन रामकृपाल सिंह, जब हम 48 महीने वर्सेस 48 साल का की बात करते हैं, उसके अंदर जनता जनार्दन का रोल अहम होता है। क्या आपको लगता है जो बीजेपी ने नया नारा दिया है 2019 में फिर मोदी सरकार, वो इसी जनता के भरोसे दिया है? देखिए, जनता के भरोसे ही दिया है, इसलिए कि अगर आप उठा के देखें, देखिए अपने अपने दावे वादे ये तो अलग होते हैं जी। 4 साल में चुनाव असली टेस्ट होता है जी। तो आप वो अपने तर्क देते रहिए, फैसला जनता सुनाती है। 4 साल में जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों में मैक्सिमम जगह पे बीजेपी ही जीती है। और देखिए कर्नाटक अभी जो लेटेस्ट है, कर्नाटक में भी अगर आप देखें तो जो हमारे यहाँ पार्टी डेमोक्रेसी है, जिस तरह से सिस्टम है, उसमें 44 सीट वाली पार्टी जो है वो 104 पे जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर धरातल पर देखें तो ये लगता नहीं है कि जनता का कोई मोह भंग हुआ है। अब एक बात और कह लूं, लेकिन मोह उतना भी नहीं है कर्नाटक के अंदर कि सरकार बनाने दी। आखिरी बात मैं कह लूं, बस 1 मिनट, आखिरी बात कह लूं। 15 सेकंड। देखिए, मैं बहुत पहले से 2014 के पहले से भी कहता रहा हूं, राइट वर्सेस रेस्ट। अगर रेस्ट यूनाइटेड है तो राइट के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। लेकिन जो दूसरा सवाल इस बात का है, राइट रेस्ट को यूनाइट होना, मुझे नहीं लगता कि 77 का वक्त है, या वो सरकार जो 74 में इंदिरा सरकार थी, आज मोदी की सरकार वो है। ठीक है, उतना बड़ा गुस्सा जनता में ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं रागिनी आपका रुख करता हूं। देखिए, ये सर्वे के 4 सवाल अभी तक हमने देखे हैं, 2 सवाल अभी और देखेंगे। उसमें अधिकतर लोग मान रहे हैं कि मोदी वापस आएंगे और लोकप्रियता ठीक ठाक है, बड़ी है। देखिए, समय बड़ा बलवान है, 2019 में क्या होगा ये तो 2019 ही बताएगा। लेकिन मैं ये जरूर कह दूं कि सर्वे इसी 48 महीने के लिए वोट लेके जाएगी मोदी सरकार। सर्वे और ओपिनियन पोल को जो लोग ब्रह्म सत्य मानते हैं, वो आजकल नतीजे आने के बाद अपना मुंह छुपाते फिरते हैं। रामकृपाल सिंह जी ने जो बात कही, मैं कर्नाटक का ही उदाहरण देके 2 बातें कहती हूँ। येदियुरप्पा जब अकेले लड़े थे तब 110 सीटें लेकर आए थे। मोदी जी ने साम दाम दंड भेद लगाया, नेपाल में 2 दिन का एक्स्ट्रा प्रचार भी किया, तब 104 सीटें रही। यही वोट प्रतिशत भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से 2% कम है। अब कुछ लोग संबित पात्रा जी कह सकते हैं कि उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ता है कि 8 लाख लोगों ने कम वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। और आखिरी बात ये जोड़ दूं, अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल, मेरा सवाल है, एक लाइन जोड़ दूं। अभी तो विपक्षी एकता की बात है ना, अभी तो जेडीएस और कांग्रेस मिलकर नहीं लड़े, पोस्ट पोल कोalition देखा तब 56% वोट है। यही विपक्ष जब मिलकर लड़ेगा तो उसका वोट प्रतिशत कहां पहुंच जाएगा? मोदी जी की केमिस्ट्री का दम भरने वाले विपक्ष के गणित को कम कर मत आंकिए। ठीक है, अच्छा एक विपक्ष के गणित की बात करी रागनी ने, मैं उसी बात को पकड़ता हूं और उसी से शुरू करता हूं। कुल मिलाकर 400 ऐसी सीटें जहां पर विपक्ष का गणित अगर ठीक बैठा तो आपको पानी पिला देगा संबित पात्रा। क्या संबित पात्रा और उसकी पार्टी उसके लिए तैयार है? ये ओपिनियन पोल अपनी जगह है, लेकिन विपक्ष का गणित है अपना। देखिए, पहली बात, कल आपने वो फिल्म देखी थी बड़ी, जिसमें हम साथ साथ है का नारा लगा था। देखिए अमीश भाई, एक कहावत है संस्कृत में, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और अभी दैनिक भास्कर का शायद आप हवाला भी दे रहे थे और उनके आंकड़ों को दिखा रहे थे। अगर प्रमाण हमारे सामने में है कि इतने प्रतिशत जनता अभी भी मोदी जी के साथ खड़ी है और लगभग 70 से 80% जनता का ये रिएक्शन है कि सरकार मोदी जी की पुनः 2019 में बनेगी, तो मुझे कोई चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे कोई मैं देखिए, मैं किसी के बीच में मैं आराम से बात कर लेता हूं। कितने लोगों का? मैं आराम से बात कर लेता हूं। 1.5 मिनट सुना, आप भी 1 मिनट सुनिए।
देखिए सबसे बड़ी बात है 2014 से जो लोग कह रहे हैं कि सर्वे गलत होता है, सर्वे गलत होता है, मुझे याद है कांग्रेस पार्टी ने सर्वे में आने से मना भी किया था 14 में। उसके बाद 82 सीट्स भी देखा और सर्वे के नतीजे भी हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से पहले इसी प्रकार कह रहे थे कि हमारा क्या होने वाला है, 385 सीट उत्तर प्रदेश सब जगह आपसे ज्यादा। देखिए मैं आपको एक बड़ी बात देखिए, एक बड़ी बात आपसे ज्यादा देखिए, सुन तो लीजिए, एक बड़ी बात आपको याद दिलाता हूं मैं। अच्छा 40 सेकंड दे दीजिए, 40 सेकंड दे दीजिए, फिर दो हाथ दोनों करिए। मैं आपको याद दिलाता हूं कि कल जिस प्रकार का मेल देखा गया, आपने देखा वो तस्वीर जहां ममता बनर्जी गुस्से से घुस रही थी, आपने वो तस्वीर देखा जहां वीडियो देखा, जहां सोनिया गांधी जी ने धक्का देकर अजीत सिंह को पीछे फेंक दिया, वो देखा आपने, धक्का देकर पीछे फेंक दिया अजीत सिंह जी को जाटों के साथ। जाट उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अभी नकार, अरे जाट लीडर को धक्का देकर सड़क पे गिराते हो। सोनिया गांधी जी ने जाटों को धक्का दे दिया। मेरा सवाल इंपॉर्टेंट है, मेरा सवाल इंपॉर्टेंट है। 480 सीटें, 480 सीट रागिनी लीडर को धक्का देकर फेंक दिया और जाटों को जागना चाहिए जिस प्रकार से जाटों को धक्का दिया गया है। और दूसरी बात, मैं ये सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ रहा हूं, आपको मैं बता दूं, वो 400 सीटें, वो 400 सीटों पे क्या करेंगे आप? वो 400 सीटों पे क्या करेंगे? जहां विपक्ष का गणित। रागिनी एक सेकंड, महिला सुरक्षा मुद्दा। अच्छा बिल्कुल मैडम चुनावी रैली नहीं है। अच्छा 6 जून को मंदसौर में बरसी हो जाएगी। फिर बिल्कुल आपकी बात सही है। आप के बाद कितने चुनाव हुए, उसके नतीजे क्या आए हैं आपको खुद पता है। आप दोनों से मेरा निवेदन एक है कि एक करके अपनी बात रखें। रागिनी संबित, मैं बड़ा सीधा एक सवाल पूछ रहा हूं। मैंने सवाल जो पूछा, वो 400 सीटें जहां विपक्ष का गणित चलेगा, वहां आपको पानी पीना पड़ेगा। आप देखिएगा अब तक कौन पानी पिला रहा है, एक अब तक कौन पानी पिला रहा है। मुझे लग रहा है 1 सेकंड बोलने दीजिए। आपने देखिए इस प्रकार से तो नहीं हो सकता। पर संबित जी बिहार में पानी पिलाया था ना। बिल्कुल वही सवाल पूछ रहा हूं, वही तो सवाल पूछा मैंने, वही तो सवाल पूछा है। तो जाइए, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी ही विजयी है, राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री है आज देश के, और राहुल गांधी ही सबसे बड़े नेता है, तो ये मान लेना चाहिए। ठीक है, ओके डन। अगला सवाल जो महत्वपूर्ण है, मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? ऑडियो डाउन आप दोनों का। विदेशों में देश की साख बढ़ना 56%, स्वच्छता के प्रति जागरूकता 27%, कोई भ्रष्टाचार नहीं 17%। ऑडियो नहीं जा रहा सर, आप दोनों को ऑडियो नहीं जा रहा, अभी आप रुक जाइए। अगला सवाल, छठा सवाल, मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता क्या है? ना महंगाई घटी, ना रोजगार बढ़े, ऐसा इस देश के 54% लोग मानते हैं। तो यह अलार्म है संबित पात्रा उनकी पार्टी के लिए। दूसरा पॉइंट, किसानों की खुदकुशी नहीं रुकी, ऐसा मात्र 20% लोग मानते हैं। सांप्रदायिकता और जातिवाद बढ़ा, ऐसा 26% लोग मानते हैं। तो वहां एक बड़ी राहत है मोदी सरकार को। लेकिन संबित पात्रा, आप इस पोल को, ओपिनियन पोल को मानते हैं, ओपिनियन पोल को मानते, एक सेकंड नहीं मैडम, वो कह रहे हैं लोग ज्यादा परेशान, लोग कह रहे राहत है। मैडम ये लोगों का प्रतिशत है। मैडम एक सेकंड, एक सवाल जो सबसे बड़ा है, ना महंगाई घटी ना रोजगार बढ़े, इस पर आपकी सरकार, अगर आप इस ओपिनियन पोल को मान रहे हैं, नहीं मान रहे, कभी नकार मत दीजिएगा। ना मैं कोई 54% लोग कह रहे हैं कि हाँ, ना रोजगार बढ़े हैं और ना महंगाई कम हुई है। क्या कहते हैं आप? देखिए जनता जनार्दन होती है, अगर उन्होंने कुछ ओपिनियन पोल में कहा है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आंकड़े प्रस्तुत करूं, मानना ना मानना जनता का काम है। नहीं, पर क्या आपको लगता नहीं है महंगाई के मोर्चे पर पेट्रोल ने लोगों के पसीने बहा दिए? देखिए आपने सच कहा है, अभी हाल फिलहाल में पेट्रोल को लेकर जिस प्रकार का एक माहौल बना है, हाल फिलहाल के 10 दिन से लगातार हो रहा है सर। मैं बात कर सकता हूं, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। चुनाव खत्म हुआ और दाम बढ़ गए। अच्छा बिल्कुल पॉइंट आपकी बात। ये कंट्रोल कौन कर रहा है संबित जी? ये दाम कौन कंट्रोल कर रहा है? ठीक है संबित, इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए कांग्रेस को। मुझे लगता है कांग्रेस आराम से डिबेट को नहीं होना चाहिए। जनता जनार्दन नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके संबित, पैसा परमेश्वर है। 10 लाख करोड़ पैसा परमेश्वर है, वो तो सही बोल रही है क्योंकि कांग्रेस की प्रवक्ता है। अच्छा पैसा परमेश्वर है, सही बोल रही है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। 12 से 14 लाख करोड़ रुपए। अब देखिए, जिस सवाल में फंसने वाले होते हैं बचा लेते हैं इनको। जिस सवाल में फंसने वाले होते हैं बचाते हैं इनको। ओके बताइए, महंगाई और रोजगार पे क्या कहते हैं आप? देखिए ओवरऑल इन्फ्लेशन जो था वो अप्रैल 2014 में, तो आंकड़े ही दे सकता हूं। मैं महंगाई और रोजगार के मुकाबले बोल रहा हूं। मैं तो आंकड़े ही दे सकता हूं। बताइए 2014 अप्रैल में
जो ओवरऑल इन्फ्लेशन होता है, महंगाई दर वो कितना था 8.48%, ऑलमोस्ट 10 को छूने वाला था। अब अप्रैल 2018, क्योंकि अप्रैल हम 18 में बैठे हैं, 4.58 लिफाफे को जेब में डाल के तो राहुल को रख लिया है लोगों ने जेब में, राहुल को लिफाफे में डाल के लिफाफे में रख लिया है, इसलिए चिंता मत करिए। अच्छा, मुझे लगता है थोड़ा डिबेट होनी चाहिए। प्रकार से डिबेट कैसे होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एक साथ चिल्लाएंगे, अच्छा, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, एक एक करके लगता है आंकड़ों के साथ और रेटोरिक्स के साथ नहीं, आंकड़ों के नहीं, साथ। मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं, मैं दोनों से निवेदन करता हूं, एक मिनट वो बोले, 1 मिनट, इसमें आप दोनों के अलावा कोई गेस्ट नहीं है। मैं भी रामकृपाल सिंह की बात जा रहा हूं, फिर मैं आपके पास आपके पास अमीश जी, देखिए मैं महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, मुझे मौका दीजिए। विपक्षी एकता पर आपने मुझसे नहीं पूछा, मैं उस पर टिप्पणी करूंगा। और दूसरा, इन आंकड़ों पर, महंगाई और बेरोजगारी पर, विपक्षी एकता की जो बात आप कर रहे थे, मैं एक बात कह रहा हूं कि विपक्षी एकता अगर हो जाती है तो इससे मोदी या बीजेपी का ज्यादा नुकसान नहीं है, इससे सबसे बड़ा नुकसान होगा कांग्रेस का। उसका कांग्रेस का राष्ट्रीय चरित्र बरकरार रहेगा या नहीं, सवाल इस बात का है। क्योंकि मैं बताऊं आपको, नहीं, आप सुन ले मेरी बात, आप पूरा कर लें। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये 3 स्टेट हो गए, दिल्ली 4, आंध्रा तेलंगाना, कर्नाटका ना, नहीं सुनो, नहीं, आंध्रा तेलंगाना, ये 6 स्टेट मिला करके करीब आधी 50% सीट्स होती हैं। इन 50% सीटों में अगर एकता होती है तो कांग्रेस 20% सीट्स ज्यादा नहीं लड़ पाएगी। लिख लीजिए इस बात को। पॉइंट है आपकी और अगर रागिनी जी बता दें, ठीक है, कि कैसे लड़ेंगी, कौन से स्टेट में लड़ेंगी, तो एकता नहीं होगी। दोनों बातें समझ लीजिए। मेरा बस आखिरी लाइन। और देखिए, मुझे इस बात का दुख रहेगा कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी हमेशा से चाह रही है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में समाप्त हो जाए, क्योंकि बीजेपी को पता है। रामकृपाल जी, आप दुख मत मनाइए, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी रहेगी और आपको 2019 में दुख मनाने का मौका नहीं देंगे। बात ये है कि अपनी बात नहीं है रागिनी, एक मिनट मुझे पूरा कर लेने दीजिए। अच्छा, ठीक है, रामकृपाल जी 10 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर ये होता है, मुझे इस बात का, फिर मैं कह रहा हूं कि मुझे तकलीफ है, बीजेपी इस बात को जानती है कि इस देश में क्षेत्रीय दलों का कोई भी गठबंधन 2 साल से ज्यादा टिकाऊ नहीं हो सकता। ठीक है सर, और बीजेपी फिर नए सिरे से आएगी। मेरे को अगले राउंड की तरफ बढ़ने दीजिए। 24 पार्टियों को जोड़कर सरकार बनाते हैं, उससे पहले 70 साल तक आप लोग खुद में जोड़ते रहे तो कुछ नहीं हुआ। यूपीए को कांग्रेस पार्टी ने 10 साल तक चलाया। राहुल गांधी से कंपेयर करेंगे, आप बताइए वो अटल बिहारी वाजपेयी, ये राहुल गांधी, अरे कल तो राहुल गांधी को खड़ा करने के तैयार नहीं थे ममता बनर्जी के साथ, कल तो राहुल गांधी को मंच पे स्थान देने को कोई तैयार नहीं था। राहुल गांधी पीछे थे, कोई ला ही ना था उनको मंच पे। आप बताइए, कमाल है। अच्छा, सोनिया गांधी मंच पे थी, कमाल है, कमाल है। अच्छा, ठीक है, अच्छा, मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं, मैं अगले राउंड की तरफ बढ़ रहा हूं। राउंड नंबर 2। 4 साल में विपक्ष नरेंद्र मोदी की आंधी रोकने में क्या नाकाम रहा है? क्या नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का राजनीतिक कद घटा है? और यही हमारा सवाल है, और इसीलिए सब एक हो रहे हैं। ये राउंड नंबर 2 है। मैं चाहता हूं 40 सेकंड में आप अपनी बात रख लीजिए, समय हमारे पास कम है, और मैं चाहता हूं कि अगर आप जितना बीच में इंटरवीन करेंगे, डिबेट नहीं हो पाएगी ऐसे। मैं संबित पात्रा आपके पास सीधा आता हूं। मैं आपसे बड़ा बेसिक सवाल पूछता हूं। 2019 में और उससे पहले हमने देखा है विपक्ष कमजोर हुआ है बीजेपी के आगे, लेकिन इस बार विपक्ष को लग रहा है कर्नाटक में जो उन्होंने बीजेपी को सत्ता से दूर रखा है, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन उसके बावजूद दूर रखा है, तो विपक्ष को लग रहा है कि 2019 में यही सब कुछ हो सकता है। देखिए, आंकड़े अवश्य महत्वपूर्ण है कि कौन कितनी सीटें जीतता है, मगर याद रखिए दिल जीतना। हम 40 पे थे, 44 पे तो बाद में 4 लोग जुड़े थे आके। हम 40 सीटें 2013 में कर्नाटका में लेके आए थे। 40 से 104 का सफर हमने तय किया है। जहां तक कांग्रेस पार्टी थी वो 122 पे थी, 122 से वो 250% रिडक्शन करके जो सीट उनको मिला है वो 77 मिला है। और ठीक उसी प्रकार जेडीएस को मात्र 16% असेंबली के सीट मिले हैं। देखिए, जनता किसके आधार पर चुनती है? परफॉर्मेंस। मैं 2019 की बात करूं, 15 सेकंड में बात कंप्लीट कर लीजिए। 19 हो या 24
24 हो, जनता केवल एक ही मापदंड पर चुनती है, परफॉर्मेंस। ठीक है, आपने एक छोटी सी बात में समाप्त करता हूं, 10 सेकंड। देखिए, आपने बार बार पूछा कि क्या, किस आधार पर। आप याद करिए 2014 में भारत नेट के अंतर्गत मात्र 59 ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल केबल पहुंचे थे। मात्र 4 वर्षों में 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचे। ये स्केल है काम का, ये काम होता है। 50 सेकंड हो गए आपके। मैं रागिनी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है, पिछले 4 सालों के अंदर आप लगातार हारे हैं। इस हार के बैगेज के साथ आपको 2019 में जाना पड़ेगा, लेकिन कर्नाटक में एक कर्नाटक में एक आपको राहत जरूर मिली है। सवाल राहत इन द सेंस कि आपने एक गठबंधन बनाया। मैं समझ गई, मेरा इंटरप्रिटेशन अब आप सुन लीजिए। देखिए, 50 सेकंड में बात लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि कोई चुनाव, कोई नतीजा अंतिम नहीं होता। आप कह रहे हैं लगातार हार रहे हैं, उसमें बहुत सारी बीच में जीत भी थी, कई प्रदेशों में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहे, लेकिन इनकी जोड़ तोड़ की वजह से सरकार नहीं बना पाए। पर संबित पात्रा, क्यों पंजाब भूल गए आप? नहीं, मैं तो सर से चुपके से पूछता था। आप सुन लीजिए, संबित जी बात मोदी जी की करेंगे, लेकिन चुनाव 2013 की बात करेंगे। अरे 14 की करिए ना। 132 सीटें पे आप लीड कर रहे थे, आपने इसीलिए 132 का टारगेट दिया था, उससे घट के आप 104 आ गए मोदी जी के प्रचार के बावजूद। आपका 44% वोट शेयर था, घट के 36% हो गया। ये इसे आप अगर मोदी की आंधी ही मान रहे हैं, कांग्रेस जीत रही है, बांधे रहिए। अच्छा रागिनी, 50 सेकंड हो गए, आपको लग रहा है कांग्रेस जीत रही है? कांग्रेस जीत रही है? मेरी मैडम, मैं सबके टाइम पे गिनता हूं, मैं सबके टाइम पर गिनता हूं। मैं आपको दोबारा 30 सेकंड दे रहा हूं। आपको लग रहा है कांग्रेस जीत रही है कि कांग्रेस और जेडीएस ने इन्हें सत्ता से दूर रखा, इन्हें जनता ने सत्ता से दूर रखा। जनता बहुमत दे सकती थी, नहीं मिला ना बहुमत। कैसी बात है? इनसे सीखना है। अच्छा, क्या कांग्रेस, एक सेकंड सर, ये बोनस सवाल है, एक सेकंड सर, ये बोनस सवाल है, क्या कांग्रेस बी टीम बनने को तैयार है रीजनल पार्टीज की? ये लाख टके का सवाल है। बी टीम बनने को तैयार है, जैसे 37 वालों को मुख्यमंत्री बनाया। राष्ट्रीय राजनीति की केंद्र और धुरी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन गठबंधन चलाने की विनम्रता कांग्रेस पार्टी में है, इसीलिए 10 साल बीएसपी ने बाहर रखा। ये अधिनायकवादी लोग, ये कहां से वो विनम्रता लेके आएंगे? ठीक है, मैं प्रधानमंत्री पूरा गांधी परिवार सत्ता पे बैठा रहता था। अब राउंड नंबर 3 की तरफ बढ़ता हूं मैं। राउंड नंबर 3 कहता है, क्या विदेशी जमीन पर भारत की साख बड़ी है? राउंड नंबर 3 ये है। और क्या हम माने रामकृपाल सिंह कि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें वो पहले भी प्रधानमंत्री इस देश में विदेश जाते रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, इंदिरा गांधी तक, पंडित नेहरू तक, तमाम प्रधानमंत्री विदेश जाते रहे हैं, राजीव गांधी जी तक, तमाम प्रधानमंत्री विदेश जाते रहे हैं। लेकिन एक ऑरा क्रिएट करना, वहां पर इंडियन कम्युनिटी को इतने बड़े स्केल पर एड्रेस करना, कांग्रेस उसको इवेंट मैनेजमेंट कहती रही है। एक सेकंड, मेरा सवाल, क्या आपको लगता है कि विदेशों में आपको लगता है भारत की साख बड़ी है? देखिए, मैं इस पे नहीं जाता कि भारतीयों से वहां कितनी भीड़ हुई जी। एक बात, ये सफलता मोदी की तो विपक्ष के लोग भी मानते हैं कि जो हेड्स ऑफ द नेशंस हैं विदेश में, जिस तरह से मोदी जी ने अपना कद उनके बीच बढ़ाया है, वो चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, आपका अरब कंट्रीज हो, कहीं भी हो, निश्चित तौर पर वो मोदी के क्रेडिट है। इस बात को तो उनके विरोधी भी मानेंगे। हिंदुस्तान की छवि कहीं ना कहीं से बढ़ी है, ठीक है, इसकी क्रेडिट आप देश को दे दीजिए, सारी पार्टियों को दे दीजिए, लेकिन निश्चित तौर पर मोदी बीइंग लीडर, द क्रेडिट, मैक्सिमम क्रेडिट मोदी को जरूर जाए। अच्छा, मैं बिल्कुल इस दौर में मैं बात करूं, हमारा चैनल विदेशों में भी देखा जाता है, तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों, इस देश की 2 प्रमुख पार्टियां हैं, तो जिम्मेदारी से अपनी बातों को रखें। संबित पात्रा, एक कांग्रेस का बार बार ऑब्जेक्शन रहा है कि बहुत सारे विदेश दौरे हुए हैं और इसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं और आपसे पूछता हूं, पिछले 4 साल के अंदर मेरी जो रिपोर्ट कार्ड है उसके मुताबिक 4 साल में 36 विदेशी दौरे किए हैं, 54 देशों की यात्रा की है विदेशी धरती पर। नरेंद्र मोदी ने एक बीजेपी के साथ साथ भारत का डंका बजाने की कोशिश की। मैं बीजेपी शब्द को बड़ी जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर विपक्ष को क्रिटिसाइज किया गया। मैं 3 पॉइंट बताता हूं। एक सेकंड, मैं 3 पॉइंट बताता हूं। पहले आर्थिक इशू पे आते हैं। आपको जैसे मैंने बताया था एफडीआई, क्योंकि विदेश से ही एफडीआई आता है। मैं बोल सकता हूं, उनको 50 सेकंड दीजिए, फिर 50 सेकंड अपनी बात रखिए। देखिए, एफडीआई जब कांग्रेस, मुझे पता है एफडीआई बढ़ा है, लेकिन पॉइंट आपने 3 पॉइंट कहा था, मैं 3 पॉइंट बताने दीजिए। एफडीआई जब कांग्रेस की सरकार गई थी 2013-14 में 36.5 बिलियन US डॉलर था। जब मोदी जी आए, अब एफडीआई 16-17 में
16-17 में 60.08 बिलियन यूएस डॉलर था, जो कि आज तक भारत का सबसे हाईएस्ट एफडीआई रहा है, विदेशी निवेश रहा है। दूसरा पॉइंट, सर्जिकल स्ट्राइक करने के पश्चात भी पूरे विश्व भारत के साथ खड़ी रही, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी हुई। तीसरी बात, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में ओबामा ने माना कि भारतवर्ष के कारण ये क्लाइमेट अकॉर्ड हो पाया, वरना ये फेल हो रहा था। डायरेक्टली उन्होंने फोन उठा के मोदी जी को फोन किया। और एक छोटी सी बात बताता हूं, आप भी विदेश जाते हैं, मैं एक कहानी बता के, छोटे सा 10 सेकंड का जी। अरे कहानी मत बताइए। पाकिस्तानी भी जो है ना, आजकल पाकिस्तानी भी जो है अमेरिका में और दुबई में, वो जब अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि वी आर इंडियंस। वो अपने आप को, पाकिस्तान को गाली करो तो मेरी बहन बहुत नाराज हो जाती है। अब आपका 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया। पाकिस्तान को डांटने से क्यों नाराज हो जाती है? ठीक है, रागिनी एक मुझे बात बताइए, अगर ठीक है, देश तो आपका भी है, देश तो पाकिस्तान में बम उड़ाने वाले अब हो गया, संबित आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम देने वाले देखिए, आप दोनों रूल फॉलो करिए। संबित पात्रा, पाकिस्तान परस्ती का ताज आपके सर पर है। सरकार भी गिराना है ना पाकिस्तान से बोल के। अच्छा, मेरा निवेदन है कि फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है, आपको भी जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। अच्छा रागिनी, सवाल क्या बोल रहे थे दर्शक? वो क्या नाम है, मणिशंकर अय्यर क्या बोल रहे थे? मोदी को हटाओ, राहुल को लाओ। रागिनी आपको मैं 1 मिनट दूंगा, जितना संबित ने समय लिया आपको मैं 1 मिनट दूंगा। देखिए, देश आपका, मेरे समय के बीच में तो ये सर वो उसके बाद हुआ, उसके बाद आपने 40 सेकंड जो अपना बिल्कुल सर मुझे डिसाइड करने दीजिए किसको कितना टाइम देना है। मैं रागिनी, देश आपका भी है, देश संबित पात्रा का भी है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर देश की साख विदेश में बढ़ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो कांग्रेस को तो खुशी होनी चाहिए। देखिए, मोदी जी की विदेश नीति का मोटो है ऑप्टिक्स ओवर आउटकम जी, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देखने को मिलता है जब बड़ी बड़ी रैली होती है, लेकिन कुछ हमें निकल कर नहीं आता। चुनाव से पहले नारा देते हुए मोदी जी कह रहे थे कि हम चीन को लाल आंखें दिखाएंगे। आज डोकलाम पे कब्जा हो गया, चीन गए तो क्या गए, बोले कि नो एजेंडा मीटिंग है, दोनों पार्टियां कोई रिटर्न अकॉर्ड साइन नहीं करेंगी, किन्हीं मुद्दों पर बातचीत नहीं होगी। ये अगर आप बिना एजेंडे के दूसरे देश में जा रहे हैं, उस देश में जो एनक्रोच कर रहा है आपकी सीमाओं को, राहुल गांधी बिना एजेंडे के डोकलाम के मसले में जाके चाइना से मिल रहे हैं। उनको 30 सेकंड दे दीजिए, उनको 30 सेकंड और दे दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिए। 20 सेकंड 9 सेकंड देखना, 30 सेकंड जहां तक ये कह रहे हैं, आपने बोला कि विपक्ष को क्रिटिसाइज करते हैं। मोदी जी ने तो जाकर विदेश में ये कहा कि उनसे पहले, उनके समय से पहले भारतीयों को पैदा होने में शर्म आती थी भारत में। ये देश का प्रधानमंत्री जाकर विदेशी धरती पर से बोलता है। में क्या हुआ? पाकिस्तान में राहुल जी का सिंगापुर में क्या हुआ? 4 साल में सबसे ज्यादा सीज़फायर वायलेशन हुई है। 348 सैनिकों को शहीद होना पड़ा, 201 नागरिक मारे गए। ये पाकिस्तान के साथ कूटनीति है इनकी, ये इनकी बर्थडे शॉल डिप्लोमेसी, ईरानी और साड़ी डिप्लोमेसी ऊपर हो गया। आपने हमारे सारे पड़ोसी देश आज हमसे खिलाफत में खड़े हुए हैं। रशिया पाकिस्तान के साथ मिलिट्री, एक सेकंड चीन के साथ मिलना चाह रहा है, श्रीलंका चीन के साथ मिलना चाह रहा है। चिल्लाने से कुछ नहीं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। इसी शोर शराबे के बीच में मोदी सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं और विपक्ष लामबंद है। क्या मोदी 2019 में आएंगे? अगला राउंड यही कहता है। छोटे से अंतराल के बाद टक्कर का ये सबसे जबरदस्त एपिसोड लाइव है। आप देख रहे हैं टक्कर में राउंड नंबर 4 का वक्त है। 2019 में पीएम मोदी का 2014 वाला जादू बरकरार रहेगा। यह राउंड नंबर 4 है। विपक्ष को लग रहा है कि वो मोदी लहर को यहां रोक देंगे, लेकिन बीजेपी को लग रहा है, अमित शाह ने मेरे इंटरव्यू में बोला कि हम पहले से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। यह विश्वास क्यों है बीजेपी को? रामकृपाल सिंह, यह विश्वास क्यों है? यह विश्वास है या आत्मविश्वास है, या फिर अति आत्मविश्वास है? देखिए, राजनीति में अगर आत्मविश्वास नहीं हो, महत्वाकांक्षा नहीं हो, तो राजनीति नहीं की जा सकती। इसलिए आप हक है पूरा हर पार्टियों को इस बात का कि नहीं वो कॉन्फिडेंट होना, विपक्ष का भी कॉन्फिडेंट होना। लेकिन कल ममता जी ने वहाँ जा कर के एक वो नारा दिया था कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने सारे चूरे हैं वो सब इकट्ठा हो रहे हैं। मायावती के पास 0 सीट है, वो भी इकट्ठा हो रही हैं। बेसिक प्राइमरी की बात यह आएगी कि क्या सीताराम येचुरी और ममता बनर्जी में कोई समझौता होगा? क्या चंद्रशेखर राव और कांग्रेस के बीच कोई समझौता हो पाएगा? सवाल इस बात का है। देखिए, और अगर नहीं हो पाएगा तो मैं फिर कह दूं कि मोदी जी के
तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जो उनकी लोकप्रियता बची हुई है, ठीक है, वो अगर विपक्ष इकट्ठा नहीं होता तो उसमें भारी पड़ेगी। ठीक है, मैं अब बिल्कुल दो टूक सवाल पूछता हूं। आखिरकार क्यों बीजेपी को विश्वास है कि 2019 में फिर से मोदी सरकार आएगी, जो आपने नारा दिया है? देखिए बहुत सिंपल है, 22 करोड़ परिवार तक मोदी जी का जो काम है डायरेक्टली पहुंचा है, चाहे उज्ज्वला के माध्यम से हो, चाहे शौचालय के माध्यम से हो, चाहे गैस कनेक्शन के माध्यम से हो, चाहे बीमा योजना के माध्यम से हो, 22 करोड़ परिवार तक। भारतीय जनता पार्टी इसी बार से, आपने ग्राम स्वराज योजना को देखा है, इन 22 करोड़ परिवार को हम स्पर्श करेंगे। इतना बड़ा अभियान आज तक कभी नहीं हुआ, डायरेक्ट बेनिफिशियरी लोग हमारे रहे हैं और इस काम के आत्मविश्वास पर हम जानते हैं। लेकिन आपके सामने अब दिक्कत यह है कि एसपी बीएसपी साथ आ रहे हैं। आपको छोटा सा उदाहरण दिक्कत है आप लोगों को, कोई बात नहीं। देखिए हम दिल्ली में कई राज्यों में पीक कर चुके थे। देखिए हम दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली में आप मुझे बता दीजिए, रागिनी जी यहाँ पे हैं मौजूद, मैं ये सवाल पूछता हूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कितने सीट कांग्रेस को देंगे अपनी किटी में से कि आप इतने सीट पे लड़ो और मैं इतने सीट पे लड़ूंगा? आप इसका जवाब दे दीजिए और मैं बता दूंगा कि इसके बाद हम क्या। ठीक है, मैं रागिनी का रुख करता हूं। रागिनी देखिए, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है कि हम जीत जाएंगे, एक रणनीति होती है। क्या कांग्रेस की नई रणनीति यह है कि कोई भी 2019 में प्रधानमंत्री बन जाए, नरेंद्र मोदी नहीं बनना चाहिए? क्या इज दिस द प्लान? बिकॉज सुनीत चोपड़ा लेफ्ट के नेता है, उन्होंने बोला देवे गौड़ा भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं और हम उन्हीं को आगे रख रहे हैं। रोज डिबेट में ये सवाल घुमा फिरा के आप पूछते हैं। राहुल जी ने पूरी बात, आपने जो एक वक्तव्य दिया था उसमें साफ की थी, संख्या बल के आधार पर ही निर्धारित होगा कि कौन सी किन पार्टियों की सरकार बनेगी या किस एक पार्टी की सरकार बनेगी, और संख्या बल ही निर्धारित करेगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो उसी पर रहने दीजिए और समय के साथ देखिए कि कैसे पत्ते खुलते हैं। आज आप चाहते हैं कि टेलीविजन के डिस्कशन के चैनल पे सारे आपको अंकगणित बताया जाए, ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि कल की पिक्चर में मुझे कई दावेदार प्रधानमंत्री के दिख रहे थे, शरद पवार, ममता बनर्जी, मायावती, राहुल गांधी और एचडी देवेगौड़ा भी। देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी अगर 2014 में ये कहें कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं तो उनका अधिकार है, लेकिन यदि कोई और इस देश का नागरिक कहे कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं तो उसका अहंकार है। ये कैसी बात है भाई? हर व्यक्ति को ये सोचने मानने की नहीं, मुझे एक बात, मुझे संबित की एक बात का मुझे जवाब देने दीजिए। ये परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं, लेकिन समस्या ये, मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं भी देती हूँ। हाउसिंग फॉर ऑल जो स्कीम है, जो राजीव गांधी आवास योजना का नाम बदलकर इन्होंने रखी, 2022 तक इन्हें 2 करोड़ घर बनाने थे और मार्च 2017 तक ये 17 लाख घर बना पाए हैं। यानी कि 120 साल लगेंगे इन्हें घर बनाने में। संयुक्त विपक्ष जिन एलपीजी कनेक्शन की बात रजिस्टर हो गई, लेकिन गैस पाइपलाइन से पहुंची नहीं अभी तक। नंबर बताएंगे, बैंक के अकाउंट खुल गया, लेकिन 100 दिन के अंदर जो 15 लाख लाने वाले थे वो कहां गया? क्यों नहीं? ये बात होगी, स्किल इंडिया का जो टारगेट राउंड के हिसाब से बात होगी ना, रागिनी राउंड के हिसाब से बात होगी। ठीक है, आखिरी दौर है, मैं आप दोनों को चाहता हूं आपको और मौका मिले। मुझे लगता है इस शो में अगर आपका बात करने का मौका नहीं मिला तो किसी शो में इस देश में नहीं मिल सकता। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हर किसी को अधिकार है, प्रधानमंत्री किसी को रोका नहीं गया, मगर हम इतना कहते हैं कि रागिनी जी कहे तो सही कि हाँ प्रधानमंत्री के दावेदार राहुल गांधी है, अखिलेश यादव कहे तो सही हाँ मैं हूँ या मेरे पिताश्री हैं। देखिए मैं सुन रहा था, देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से जो बन पाएगा बना देंगे, आप अपनी चिंता करिए। क्षमता नहीं है, देखिए कोई भी बन सकता है, मैं बार-बार ऐसे चिल्ला के अच्छा बोलिए, अगर कमजोर है विपक्ष तो आप उस पर बहस ही मत करिए, छोड़ दीजिए। मैं शांति रहता हूं क्योंकि आंकड़े तो आप देख ही रहे हैं जीत कौन रहा है, मगर इतना मैं बताना चाहता हूं। 40 सेकंड दे दीजिए, 40 सेकंड दे दीजिए। राहुल गांधी को कांग्रेस ही सीरियसली नहीं ले रहे, कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी तो छोड़ दीजिए, खुद राहुल गांधी को उनके पार्टी के लोग भी सीरियसली नहीं ले रहे। बिल्कुल ऐसे में राहुल गांधी जब तक हैं तब तक आप चिंता मत करिए, क्या हो रहा है। राहुल गांधी का रहना, राहुल गांधी का कैंपेन राहुल गांधी जब तक रहे। देखिए मुझे डिबेट वाइंड अप करनी पड़ेगी, मेरा समय 5 सेकंड बोल लीजिए। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, जहां तक बाकी लीडरों का सवाल है, याद रखिए उनका केवल परिवारवाद का एजेंडा है। ओके रामकुमार जी, आप भी बोल दीजिए, तीनों बोल दीजिए क्योंकि कोई चुप नहीं हो रहा। मुझे
मैं माफी चाहता हूं, मेरे को वापस जाना पड़ेगा आप लोगों के पास। मैं यहीं से वाइंड अप करूंगा, आज मैं यहीं से वाइंड अप करूंगा। सर, इस डिबेट को मैं यहीं वाइंड अप करता हूं और निवेदन करता हूं आप लोगों से, आप देखते रहिए CNBC आवाज। ये 4 साल के बाद 2019 की जंग जारी रहेगी, स्टूडियो में भी जारी है, मैं अभी भी झेल रहा हूं। नमस्कार।